Good morning, student. Today we will discuss बोस-आइंस्टीन गैस। अभी तक हमने जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है बोस-आइंस्टीन गैस के लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे वो हमने निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी निकाला था। अब जनरल डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक बोस-आइंस्टीन गैस के लिए। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक परफेक्ट बोस-आइंस्टीन गैस है जिसमें पार्टिकल्स आपके कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं और जिनका स्पिन क्या है, ज़ीरो है या फिर इंटीग्रल स्पिन है। ऐसे बोस-आइंस्टीन पार्टिकल्स से मिलके क्या बनेगी, आपकी बोस-आइंस्टीन गैस बनेगी। तो उस बोस-आइंस्टीन गैस में हम मान लेते हैं कि आपके पास, जैसे हम कंपार्टमेंट मानते थे कि क्वांटम ग्रुप्स हैं जिसके अंदर N1 पहले ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसकी एवरेज एनर्जी U1 है, दूसरे ग्रुप के अंदर N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसकी एवरेज एनर्जी U2 है। ऐसे ही Ni आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ith ग्रुप के जिसकी एनर्जी Ui है आपके पास। ठीक है, ये वही केस हो गया जैसे हमने मान लिया था कि हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं, हर एक कंपार्टमेंट की आपके पास एनर्जी कितनी है, पहले की U1 है, दूसरे की U2 है, तीसरे की U3 है और ith कंपार्टमेंट की एनर्जी आपके पास Ui है। और पहले कंपार्टमेंट के अंदर N1 पार्टिकल्स हैं, दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास N2 पार्टिकल्स हैं, तीसरे कंपार्टमेंट में आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, N3 पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गए, ith कंपार्टमेंट में आपके पास Ni पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, अब वो कंपार्टमेंट फर्दर एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइडेड हैं तो उसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले निकाला था वो डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन 3.23 ये वाला, कि जो हमारे पास बोस-आइंस्टीन गैस के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल आए थे, ith जो आपका कंपार्टमेंट था या ith क्वांटम स्टेट है, उस ith क्वांटम स्टेट में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने निकल के आए थे, Ni इज इक्वल टू Gi डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Ui माइनस 1। अब इसके अंदर जो आपके पास अल्फ़ा है वो अल्फ़ा क्या है, -u/kT। ये भी हम पहले ही निकाल चुके हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, बीटा किसके इक्वल आया था, 1/kT के इक्वल आया था। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन 3.23 को हमने लिख लिया, Ni इज इक्वल टू Gi। अब Gi यहाँ पे क्या है, Gi है डीजनरेसी आपकी। डीजनरेसी मतलब एक एनर्जी जो आपकी एनर्जी लेवल है, Ui आपने बोला, जो आपने Ui एनर्जी बोला, उस Ui एनर्जी में कितने सेम तरह के लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसे कितने एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी आपकी एनर्जी Ui है। या फिर हम बात बोलें कि हमने एक कंपार्टमेंट बोला, उस कंपार्टमेंट की एनर्जी Ui है। अब उस कंपार्टमेंट के अंदर कितने एलिमेंट्री सेल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, Gi बोलेंगे, डीजनरेसी बोलेंगे। ठीक है, अब Ni की वैल्यू आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल लिख दी, Ni इज इक्वल टू Gi डिवाइडेड बाई 1/d ई रेज टू पावर बीटा Ui माइनस 1। और अब ये जो 1/d है, ये 1/d हमने किसके इक्वल रखा, 1/d की वैल्यू हो गई ई रेज टू पावर अल्फा, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा के। डी की वैल्यू हमने किसके इक्वल, डी किसके इक्वल मान लिया, डी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा के। और ई रेज टू पावर अल्फा अब किसके इक्वल हो जाएगा, 1/d के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 1/अल्फा था, ई रेज टू पावर अल्फा था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया 1/d से, क्योंकि डी हमने किसके इक्वल माना, डी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा के इक्वल हमने माना। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा Ui किसके इक्वल बन जाएगा, 1/d ई रेज टू पावर बीटा Ui के इक्वल बन जाएगा। और अब एक चीज़ हमें पता है कि जो आपका पार्टिकल्स का काउंट है वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता। पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अगर हम एक रूम के अंदर स्टूडेंट्स की बात करें कि इस क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट हैं या कितने पर्सन्स हैं इंक्लूडिंग टीचर, तो वो क्या हो सकती है वैल्यू। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर किसी रूम के अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे देयर इज़ 0 पर्सन्स इन दिस रूम, कि इस रूम के अंदर कोई भी आदमी नहीं है, इसके पर्सन्स का काउंट क्या है, 0 है। लेकिन अगर एक भी बच्चा या एक भी टीचर उस रूम के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसका काउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स
इन द रूम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अगर 10 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं रूम में तो काउंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन पर्सन्स का काउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कि हम ये नहीं बोलेंगे कि इस रूम के अंदर -5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो जो आपका पार्टिकल्स का काउंट होगा, अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी वैल्यू होगी, अगर पार्टिकल्स रूम के अंदर नहीं है तो 0 वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि उस चैम्बर के अंदर पार्टिकल्स नेगेटिव हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स Ni की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर Ni की वैल्यू को पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव रहने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 1/d e⁻, क्योंकि Gi की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। डीजनरेसी फैक्टर है Gi कि इस एनर्जी के कितने एनर्जी लेवल्स हैं, या तो उस एनर्जी का एक लेवल होगा, या उस एनर्जी का कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होगा, या फिर उस एनर्जी के 10 एनर्जी लेवल होंगे। लेकिन उस एनर्जी का ऐसा नहीं होगा कि उस एनर्जी पे नेगेटिव एनर्जी लेवल्स हैं, -5 एनर्जी लेवल्स हैं, -10 एनर्जी लेवल्स हैं, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए Gi की वैल्यू भी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब Ni को पॉजिटिव होने के लिए Gi तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, जो ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ये वाली टर्म 1/d e⁻βui ये 1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म -1 है। सपोज इसकी वैल्यू 10 है, 10 - 1 9 आ गया। अगर सपोज इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई, तो 0.5 - 1 कितना हो गया, -0.5। दैट मीन्स क्या हो गया, Ni नेगेटिव आ जाएगा। तो Ni को पॉजिटिव होना है तो 1/d e⁻βui को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने के लिए उसकी वैल्यू को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ये मान के चल लो कि आपका जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है, अब हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे ना, कि हमारे पास डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमने बना दिए, हर कंपार्टमेंट की एक एनर्जी है। तो एक कंपार्टमेंट ऐसा भी होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब जो वो एनर्जी सबसे कम जिस कंपार्टमेंट की होगी, उसकी एनर्जी अगर हम मान लें कि 0 एनर्जी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपकी ui की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट है, उस फर्स्ट कंपार्टमेंट को हम ग्राउंड एनर्जी लेवल का कंपार्टमेंट मान लेते हैं, और उस कंपार्टमेंट की आपके पास एनर्जी कितनी मान लेते हैं, हम 0 मान लेते हैं। तो u1 की वैल्यू क्या हो गई, आपके पास 0 हो गई। तो e⁻, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखेंगे यहाँ पे e⁻βui की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, e⁻0 हो जाएगी। e⁻0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ भी अगर हम देखेंगे e⁻βui क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e⁻0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दैट मीन्स e⁻α इज इक्वल टू, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, -μ/kT। तो e⁻α इज इक्वल टू e⁻−μ/kT इज इक्वल टू 1/d, और ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/d e⁻βui इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। लेकिन यहाँ पे हम 0 एनर्जी स्टेट के लिए u1 की वैल्यू 0 मान चुके हैं, तो बच क्या गया, 1/d। तो वो 1/d क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली इसकी। तो ये कंडीशन हमारे पास फिर क्या आ जाएंगी कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास, अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो अब हमने यहाँ पे कंडीशन निकाल ली है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस आपके पास अल्फ़ा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की e⁻α था ना, ये e⁻α इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाए, अगर वह अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 से कम होगी, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ माइनस आ गई, तो ये जो वैल्यू आपकी e⁻α है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और वो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हमेशा लेस देन इक्वल टू
सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगी, या तो मिनिमम वैल्यू ज़ीरो या उससे बड़ी वैल्यू रहेगी। ज़ीरो से कम वैल्यू हो गई तो 1/d जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसे ही म्यू आपका हमेशा जीरो से छोटा रहेगा या फिर ज़ीरो के बराबर रहेगा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू माइनस म्यू बाई के टी होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर अल्फ़ा जीरो से बड़ा है तो म्यू क्या होगा, जीरो से बराबर या जीरो से छोटा होगा। और इसी तरह जो आपकी डी की वैल्यू आएगी दैट इज़ मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगी, ई रेज़ टू पावर ज़ीरो के लिए होगी। और ई रेज़ टू पावर जो डी की वैल्यू, डी क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। तो जब डी की वैल्यू इस केस में आपकी मिनिमम क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू डी की कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो इस तरह से डी इज़ लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट अल्फ़ा है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कि जो आपका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बाहर से ना तो कोई पार्टिकल एंटर कर रहा है और ना ही कोई पार्टिकल सिस्टम को छोड़कर बाहर जा रहा है, वो चीज़ हम मान के तो ना तो कोई पार्टिकल सिस्टम को छोड़ के जा रहा है और ना ही कोई पार्टिकल सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, n रहेगी। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल टू समेसन एन आई के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, एन आई किसके इक्वल आया था आपके पास, जी आई बाई ई रेज टू पावर, एन आई की क्या वैल्यू आई थी, जी आई बाई ई रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई माइनस 1 आई थी। तो ये एन किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन जी आई बाई ई रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू समेसन जी आई बाई 1/d ई रेज टू पावर बीटा यू आई माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास हमने देखा था कि अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ पार्टिकल मोमेंटम रेंज पी एंड पी प्लस डी पी की, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है ज़ीरो है, इनिशियल मोमेंटम है पी और फाइनल मोमेंटम है पी प्लस डी पी। तो उस मोमेंटम पी प्लस डी पी और पी के बीच में आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके लिए हम रिलेशन पहले ही निकाल चुके हैं। जी पी डी पी किसके इक्वल होगा, 4πv बाई एच क्यू पी स्केयर डी पी के इक्वल होता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे हम एक डीजनरेसी फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देंगे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के केस में जीएस, और डीजनरेसी फैक्टर जो जीएस है इसको क्या बोलेंगे हम, स्पिन डीजनरेसी। तो इस स्पिन डीजनरेसी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2s प्लस 1 के इक्वल होती है। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2s प्लस 1 के इक्वल होती है। और जब हम s की वैल्यू अगर हमारे पास s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, अगर s की वैल्यू 0 है तो उस केस में जीएस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम केस वही कंसीडर करके चलते हैं जब s की वैल्यू 0 है। अगर s की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होगी तो वही फैक्टर स्पिन डीजनरेसी का यहाँ जीएस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मान लो s की वैल्यू 0 है तो 2s प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 1, इसका मतलब जीएस की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। इसका मतलब आपके पास जी पी डी पी की वैल्यू आ गई 4πv बाई एच क्यू पी स्केयर डी पी के इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो जी आई बाई रेज टू पावर, यहाँ भी जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है हमारे पास, ये वैल्यू जी एन आई की जी आई बाई रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम पार्टिकल्स, अब हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे एनर्जी लेवल, जो पार्टिकल इन ए बॉक्स, अगर हमारे पास जो पार्टिकल है नॉर्मल साइज़ के बॉक्स में है तो उस केस में हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और एनर्जी लेवल्स वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। दैट मीन्स क्या है, हम उसको जो डिस्क्रीट जो समेशन था उसको इंटीग्रेशन से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अब क्या हो गया, पार्टिकल्स कंटिन्यूस टाइप के पार्टिकल्स हो गए आपके पास, जो एनर्जी लेवल्स हो गए वो कंटिन्यूस टाइप के हो गए। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, उन सबको अलग अलग ऐड करने की बजाय एक रेंज में उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो जी पी डी पी की हमने वैल्यू निकाल ली वो किसके इक्वल आ गई, 4πv बाई एच क्यू पी स्केयर डी पी के इक्वल आ गई। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था डी एन पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो जी आई था उसकी जगह हम जी पी डी पी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा
जी पी डी पी ई रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। और जो एनर्जी होती है हमारे पास, यू आई क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, पी स्केयर बाई 2m के इक्वल होती है, मोमेंटम का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इसको और आप बीटा की वैल्यू बीटा इज इक्वल टू 1/kT पुट करोगे तो आपके पास डी एन पी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4πv/h³ पी स्केयर डी पी, क्योंकि आपने यहाँ पे जी पी डी पी की वैल्यू भी पुट कर दी। तो ये जो आपने 4πv/h³ पी स्केयर डी पी जो इसकी वैल्यू आई थी ना हमारे पास जी पी डी पी की, तो ये भी पुट कर दी। तो इक्वेशन 3.27, 3.29 और 3.28 से मिलके आपकी बनेगी डी एन पी की वैल्यू। जी पी डी पी की वैल्यू पुट करने के बाद 4πv/h³ पी स्केयर डी पी डिवाइडेड बाई e टू पावर अल्फ़ा, और बीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी 1/kT, और जो आपने यू था उसकी जगह पुट कर दिया पी स्केयर बाई 2m। तो ये आ गई इक्वेशन 3.30, 4πv/h³ पी स्केयर डी पी बाई रेज टू पावर अल्फ़ा पी स्केयर बाई 2m KT माइनस 1। अब जो आपकी इक्वेशन 3.29 है, यू आई की वैल्यू आपके पास पी स्केयर बाई 2m है, इसको आप इक्वेशन 3.30 में पुट करेंगे। मतलब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे, एनर्जी रेंज डी पी एंड मोमेंटम रेंज पी एंड पी प्लस डी पी में, वही अब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं मोमेंटम रेंज से एनर्जी रेंज में, एनर्जी यू एंड यू प्लस डी यू में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4πv/h³, तो एज इट इज़ रहेगा। पी स्केयर की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, यू इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m था यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या, यहाँ पे u इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m था, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से पी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, 2mu के इक्वल हो जाएगा। तो ये पी स्केयर था, ये 2mu हो गया इंटू डी पी। अब डी पी किसके इक्वल होगा, यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू किसके, पी स्केयर की जगह क्या हो गया आपके पास, पी स्केयर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2p डी पी डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू किसके इक्वल होती है आपके पास, p किसके इक्वल है, इसी इक्वेशन से पी स्केयर इज इक्वल टू 2mu था, और p किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट 2mu हो जाएगा। और यहाँ से du की इन दोनों को 2p जो ये वैल्यूज़ आई, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो dp को रख लेंगे और सभी को किस में भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके पास फाइनली क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, डी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डी यू। तो उसको अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो डी यू की वैल्यू आएगी m/2u की पावर हाफ इंटू डी यू हो जाएगा डी पी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये डी पी की जगह हम पुट कर देंगे m/2u की पावर हाफ इंटू डी यू, और नीचे क्या रहेगा, e टू पावर अल्फ़ा प्लस पी स्केयर बाई 2m का मतलब u/kT माइनस 1। तो ये आपकी आ गई एनर्जी इंटरवल में, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे जो था, अब इनको सोल्व करेंगे हम। जब जो ये 4πv हमने लिखा बाई h³ 2mu m/2u की पावर हाफ डी यू, अब इसको जो m से m कैंसिल आउट हो रहा है, या फिर m से जो पावर m की क्या हो रही है, जैसे एक m ये हो गया, ये एक m की पावर 1/2 हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे तो m की पावर 3/2 बन जाएगा। एक नीचे वाले इस u से क्या हो जाएगा, जो ये आपके पास ये नीचे u है, इससे ये ऊपर वाला u की पावर हाफ कट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या कर लेंगे, फाइनली पहुंच जाएंगे इक्वेशन 3.31 पे। इक्वेशन 3.31 क्या बोलती है, जो आपकी डी एन यू की वैल्यू आई आपके पास निकल के, वो किसके इक्वल निकल के आई, 4πmv/h³ अंडर द रूट 2m u की पावर हाफ डी यू बाई e टू पावर अल्फ़ा प्लस u/kT माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x को तो
जो आपके पास u बाई के टी है, इसको तो x पुट कर देंगे तो यहाँ से dx किसके इक्वल हो जाएगा, du बाई के टी। तो यहाँ से dnu किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसा इन वैल्यूज़ को u बाई के टी की जगह x पुट करने पर और du बाई के टी या du की जगह dx इंटू के टी पुट करने पर आपके पास dnu की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई mv बाई एच क्यूब अंडर दी रूट 2 के टी एक्स की पावर हाफ के टी डी एक्स डिवाइडेड बाई रेज टू पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1। और इसको फर्दर फिर सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन 3.33 मिल जाएगी। डी एन यू किसके इक्वल मिल जाएगा, वी बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 इंटू 2 बाई रूट पाई एक्स की पावर हाफ ई रेज टू पावर डिवाइडेड बाई रेज टू पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये आपके पास 3.33 क्या आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी रेंज u एंड u प्लस डी यू। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, n को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी रेंज के ऊपर। तो n किस कैप स्मॉल n किसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एन यू के इक्वल हो जाएगा। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो v बाई एच क्यूब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ये v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 है इंटू 2 बाई रूट पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई और इंटीग्रेशन हुआ 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर हाफ डी एक्स ई रेज टू पावर अल्फा माइनस एक्स माइनस 1। अब इस जो ये इंटीग्रल हुआ ना, इस इंटीग्रल 2 बाई रूट पाई 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर हाफ डी एक्स बाई ई रेज टू पावर अल्फा प्लस माइनस एक्स माइनस 1, इसको आपने क्या कर दी वैल्यू, इसको इस सारे को आपने मान लिया एफ अल्फ़ा, या एफ अल्फ़ा की वैल्यू ये आपने इस इंटीग्रल को f1 अल्फ़ा के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू वी बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 f1 अल्फ़ा 3.34। अब इसमें हम f1 अल्फ़ा को अलग से सोल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल n की वैल्यू निकल आएगी। अब टोटल एनर्जी सिस्टम की किसके इक्वल होगी, अगर एनर्जी को हम नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। भाई किसी आपके पास कंपार्टमेंट की एनर्जी U है और उसके अंदर पार्टिकल DNU हैं, तो उन पार्टिकल्स को उस एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस कंपार्टमेंट की टोटल एनर्जी निकल जाएगी। और उसी चीज़ को आप पूरी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी निकल जाएगी। तो कैपिटल U किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल U इज इक्वल टू U इंटू DNU, और यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटू, क्योंकि u की वैल्यू किसके इक्वल थी आपके पास, x इंटू के टी के इक्वल थी। जब आपने x को u बाई के टी पुट किया था ना तो u किसके इक्वल था, x इंटू के टी। तो ये मतलब हो गया u इज इक्वल टू एक्स इंटू के टी इंटू डी एन यू। और जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे जो कांस्टेंट है उसको वो ब्रैकेट से बाहर रह जाएंगे और जो इंटीग्रेशन है वो बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा u की वैल्यू v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 के टी डी इंटू 2 बाई रूट पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई रेज टू पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये इंटीग्रल बना 2 बाई जो आपने ये जो वैल्यू बनी 4/3 रूट पाई 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर, क्योंकि 4/3 कैसे बना आपका, इसको 4/3 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से ही डिवाइड कर देंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो f2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट कर दी 4/3 रूट पाई 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 3/2 डी एक्स ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और ये पुट करने के बाद जो फाइनली u की वैल्यू आपकी आई वो आई 3/2 वी बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 के टी f2 अल्फ़ा। अब यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, f2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ पार्टिकल ni है, जनरल इक्वेशन बोस-आइंस्टीन पार्टिकल के लिए क्या थी, gi इंटू जी आई डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर बीटा यू आई बाई डी माइनस 1, और वो डिवाइड था इसलिए पावर -1 लिख दी। और यहाँ पे हमने देखा था कि डी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले हम इस चीज़ को देख चुके हैं।
अब उसके बाद हमारा काम आता है F1 अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा को फाइंड आउट करने का। F1 अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम क्या कर देंगे, F1 अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली 2/√π 0 से इन्फिनिटी x की पावर हाफ dx e रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस x माइनस 1 थी, तो 2 रेज़ टू ये हो जाएगी आपके पास 2/√π 0 से इन्फिनिटी x की पावर हाफ dx, और जो e रेज़ टू पावर अल्फ़ा था उसकी जगह हमने पुट कर दिया 1/d, तो ये 1/d e रेज़ टू पावर x माइनस 1 है। अब इसको क्या करेंगे, x की पावर हाफ तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा, e रेज़ टू पावर x इंटू डी, ये जो डिनोमिनेटर था इसमें से ई रेज़ टू पावर x इंटू डी कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, 1 माइनस डी ई रेज़ टू पावर माइनस x की पावर -1 बच जाएगा। और इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे। बाइनोमियली एक्सपेंड करने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, इसमें 2/√π 0 से इन्फिनिटी x की पावर हाफ ई रेज़ टू पावर माइनस x इंटू डी, ये तो बच ही गया। अब जो ये 1 माइनस डी रेज़ टू पावर माइनस x की पावर -1 है, इसको जब आपने बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो ये बन गया 1 प्लस डी ई रेज़ टू पावर माइनस x प्लस डी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर -2x प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से आपने क्या कर लिया, √2/√π तो बाहर था। अब क्या हो गया आपके पास, ये बन गया, जब आप इसको x की पावर हाफ ई रेज़ टू पावर x को अंदर इंटू डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा d इंटू 0 से इन्फिनिटी x की पावर हाफ, यहाँ पे x की पावर हाफ ई रेज़ टू पावर माइनस x इंटू डी एक्स, प्लस दूसरे में क्या बन जाएगा, जब d से d मल्टीप्लाई होगा तो d स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी x की पावर हाफ ई रेज़ टू पावर -2x dx एंड सो ऑन। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो आपका इंटीग्रल होता है x की पावर हाफ, इसको सोल्व करके दिखा रखा है 0 से, ये डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करेंगे। जो इंटीग्रल होगा आपका x की पावर हाफ ई रेज़ टू पावर माइनस x dx, उस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी रूट। फाइनली ये इंटीग्रल जब आप सोल्व करोगे ना, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, आप देख सकते हो इसको। अगर आपको ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, √π/2 इंटू 3 की पावर 3/2। अगर आपके पास x की, देखो यहाँ पे अगर x की पावर हाफ ई रेज़ टू पावर माइनस x dx है तो ये आ जाएगा √π/2। अगर आपके पास x की पावर हाफ, सेकंड केस में x की पावर हाफ ई रेज़ टू पावर -2x dx है तो ये आ जाएगा √2/π 2 की पावर 3/2। और x तीसरे केस में यहाँ पे अगर आपके पास ई रेज़ टू पावर -3x है तो ये वैल्यू आएगी √2/π, तो कॉमन ही रहेगा, ये डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। अगर e की पावर खाली -x है तो खाली √π/2 रहेगा, e की पावर -2x है तो डिवाइड में हो जाएगा 2 की पावर 3/2, और फिर से अगर x की पावर e की पावर -3x है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2। अगर 4 है तो डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3/2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर, ये क्या बन जाएगा फिर यहाँ पर, √2/√π अंडर द √π/2 d की पावर 1 की पावर 3/2 प्लस d स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2 प्लस d³ 3 की पावर 3/2 प्लस सो ऑन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इसको अगर आप एक समेशन की फॉर्म में निकलना चाहो तो ये बन जाएगा r=1 से इन्फिनिटी d की पावर r की पावर 3/2 की। जब r की वैल्यू 1 रहेगी तो ये d/1 की पावर 3/2 हो जाएगा, जब r की वैल्यू 2 रहेगी तो ये d² 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, इस तरह से। अब उसके बाद जब आप इसकी वैल्यू को क्या करोगे, अब ये वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल गई। उसके बाद आपने क्या किया, ऐसे ही सिमिलर वे में, ये तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, F1 अल्फ़ा की। ऐसे ही जब F2 अल्फ़ा की निकालेंगे हम वैल्यू, तो F2 अल्फ़ा की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, ऐसे ही हम इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे और फाइनली F2 अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगी। F2 अल्फ़ा = समेशन r=1 से इन्फिनिटी d की पावर r की पावर 5/2 निकल के आएगी। सिमिलर वे से जैसे हमने F1 अल्फ़ा की निकाली है, ऐसे ही हम F2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, और जब इसको पुट करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, v/h³ 2πmkt की पावर 3/2। ये तो पहले था ही, और जो आपने ब्रैकेट F1 अल्फ़ा लिया था उस F1 अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आई r से 1 r की समेशन r=1 से इन्फिनिटी dr/r की पावर 3/2, वो आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे इसको आपने इस समेशन को ओपन कर लिया
तो ये आपके पास वैल्यू फाइनली इक्वेशन 3.40 आ गई एन की v/h³ 2πm/kT⁴ d इंटू 1+d/3 प्लस d² 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से आपके पास जो u है, u किसके इक्वल हो जाएगा, u इज इक्वल टू 3/2 v/h³ 2πm/kT⁴ KT समेसन r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी dr 5/2। जो वैल्यू आपने F2 अल्फ़ा की निकाली थी वो आपने लिख दी। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इस समेसन को ओपन कर दिया और फाइनली आपके पास क्या मिल गई, इक्वेशन 3.41 u की वैल्यू। u किसके इक्वल आ गया, 3/2 v/h³ 2πm/kT⁴ KT d ब्रैकेट 1+d/2 d² एंड सो ऑन। अब हम इक्वेशन जो हमारे पास 3.41 निकल के आई, जो इक्वेशन निकल के आई 3.41 और 3.40, तो इक्वेशन 3.41 को 3.40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आपका 3.41 में u है और 3. तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद लेफ़्ट में जो इक्वेशन 3.41 था उसमें u था, लेफ़्ट में 3.40 में n था, तो ये बन गया u/n। और इन सब को जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 3/2 KT 1 प्लस और सारे फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, ये बच गया 1+d/2 5/2 प्लस d² 5/2 प्लस सोन इंटू 1+d/2 प्लस d² एंड सो ऑन की पावर -1। ठीक है, और फाइनली जब इसको सोल्व कर लेंगे हम, उसके बाद हमारे पास मिलेगी ये इक्वेशन 3.42। जब इनको मल्टीप्लाई और करने के बाद तो ये बन जाएगा 3/2 nkt 1 माइनस d/2 3/2 प्लस d/2 5/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, जो इक्वेशन 3.40 थी, अगर हम इसमें केवल फर्स्ट टर्म को कंसीडर, d की वैल्यू हमारे पास छोटी है इसलिए उसकी हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ से अगर हायर पावर्स को आप नेगलेक्ट कर दो और केवल फर्स्ट टर्म को d वाली को रखो, d² d³ को नेगलेक्ट कर दो, तो आपके पास ये n किसके इक्वल बन जाएगा, n बच जाएगा आपके पास, n इज इक्वल टू यहाँ पे n, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, d किसके इक्वल आ जाएगा, n/v/h³ 2πm/kT⁴ आ जाएगा। और यहाँ पे जहाँ भी d था उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनली u आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 RT इंटू 1 माइनस 1/2 NH³ v2πm/kT⁴ माइनस 1/3 और ये ब्रैकेटेड टर्म का स्केयर। और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये वाली सारी, इसको हम ईटा के इक्वल मान लेते हैं। तो हमारे पास फाइनली u की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2 RT ईटा के इक्वल आ जाएगी। और ईटा आपके पास किसके इक्वल है, ये ब्रैकेटेड जो टर्म है इसके इक्वल है। अब इसी में अगर हम क्या माने, अगर हम डिस्कस करना चाहें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे अगर हम मान के चल लेते हैं कि d की वैल्यू आपकी 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो जब आपकी d की वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू 1 होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/d⁻β ui क्या बन जाएगा आपके पास, बहुत बड़ा बन जाएगा। भाई आपके पास d की वैल्यू बहुत छोटी है और बहुत छोटी वैल्यू से आप 1 से बहुत छोटी वैल्यू से किसी चीज़ को डिवाइड करो तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो 1/d⁻β ui क्या बन जाएगा, बिकम्स वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू 1 बन जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास ये डिनोमिनेटर में e⁴α प्लस बीटा ui क्या बन जाएगा, वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू 1। तो क्या कर सकते हैं, 1 को इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। भाई आप 1 लाख में से एक वैल्यू को माइनस करो, 1 लाख में से एक घटाओ तो वो 1 लाख ही रहेगा लगभग, ठीक है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या 1 करोड़ में से एक को
माइनस करो तो वो 1 करोड़ ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इस टर्म के कंपैरिजन में 1 को नेगलेक्ट कर सकते हो और आपके पास एन आई किसके इक्वल आ जाएगा, एन आई इज इक्वल टू, आपके पास एन आई आ गया जी आई बाई रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई। और यही आपके पास क्या था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला था। तो जब आपका डी वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, उस केस में F1 अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा भी क्या हो जाएंगे, जो हमने वैल्यू निकाली थी ना F1 अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा की, वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगी, डी के इक्वल ही आ जाएंगी, है ना। F1 अल्फ़ा हमने निकाला था डी की पावर r डिवाइडेड बाय r की पावर 5/2। अब डी बहुत छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू 1, तो उस केस में केवल हम फर्स्ट टर्म को यहाँ पे जो हमारा डी F1 अल्फ़ा की F2 अल्फ़ा की वैल्यू निकली थी डी आर बाई आर की पावर 5/2, और F1 अल्फ़ा की निकली थी डी की पावर r डिवाइडेड बाय r की पावर 3/2। तो जब हम D1 की केवल हमारे पास D1 वैल्यू ही हम इसमें रखेंगे, क्योंकि 1 बहुत छोटा हो चुका है, डी की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो चुकी है। इसका मतलब जब आप उस छोटी टर्म का स्केयर लोगे, आप 0.25 का स्केयर लेंगे तो वो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, और वो पहले ही बहुत छोटी वैल्यू और उसका आप बहुत छोटी वैल्यू का स्केयर लोगे तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या कर सकते हो, पहली टर्म के कंपैरिजन में दूसरी को नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए हम केवल डी को रखेंगे और सारी टर्म्स को क्या कर लेंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए आपके पास F1 अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, डी के इक्वल आ जाएगी। और फाइनली जो आपकी एन की वैल्यू आई वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, वी बाई एच क्यूब 2πm/kt की पावर 3/2 इंटू डी के इक्वल आ जाएगी। और यू की वैल्यू भी यही आ जाएगी 3/2 वी बाई एच क्यूब kt 2π/kt की पावर 3/2 इंटू डी। बाकी आगे की सारी टर्म्स आपने क्या कर दी, नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि डी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 1। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास अगर आप इस 3 पॉइंट जो इक्वेशन आई आपके पास 3.46 और 3.47, इन इक्वेशंस को आप क्या करोगे, अगर डिवाइड करोगे इक्वेशन 3.646 को 3.47 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा u बाई एन इक्वल टू 3/2 kt, और u किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 n kt। और यही तो रिजल्ट था हमारा जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आपके बी गैस आप हमने डिस्कस करी, इस बी गैस से हम क्लासिकल गैस तक भी पहुँच सकते हैं एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बी गैस। ठीक है। इससे आगे का डिजनरेसी का है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।